मसलन यही जो हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की बात कर रहे थे, ज़ियाबितिस के नतीजे में ये पैदा हो सकता है। गुर्दे की क्रॉनिक बीमारियां, नेफ्राइटिस वगैरह, ये इसके नतीजे में डायबिटीज के नतीजे में, ज़ियाबितिस के नतीजे में पैदा हो सकती है। दिल की बीमारियां ज़ियाबितिस के नतीजे में पैदा हो सकती हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ज़ियाबितिस से ताल्लुक है, मगर ज़ियाबितिस उनके नतीजे में नहीं, बल्कि वो ज़ियाबितिस के नतीजे में पैदा होती है। और बाज़ बीमारियां क्रॉनिक हैं जो दरअसल इलामतें हैं बीमारियों की, वो क्रॉनिक बीमारियों के नतीजे में पैदा होती हैं और क्रॉनिक बीमारियां दिखाई देती हैं। बस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस यानी खून की रगों का तंग हो जाना और सिकुड़ जाना, या उनके अंदर कोई ऐसी मादा जम जाना जिससे खून पूरी तरह न पहुंचे, उससे बाज़ दफ़ा बहुत क्रॉनिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। मसलन टांगों में से जान निकलनी शुरू हो गई, टांगें सिकुड़नी शुरू हो गई, याददाश्त का चला जाना। वहाँ असल में चेंजेस जो पहले हुए हैं वो बीमारियां पैदा कर रहे हैं, और चेंजेस खुद किस वजह से पैदा हुए हम उसके मुताबिक कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो तब्दीलियां कई वजूहात से पैदा हो सकती हैं। एक मैंने ज़ियाबितिस का नाम लिया है। ज़ियाबितिस के नतीजे में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस पैदा हो सकता है, लेकिन इसके अलावा बगैर ज़ियाबितिस के बाल लोग जो ग़िज़ा में एहतियात नहीं करते, बहुत ज़्यादा चर्बियाँ खाते हैं या गोश्त बहुत खाते हैं, उनको ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, उस जिस निस्बत से खाते हैं उस निस्बत से एक्सरसाइज नहीं करते, ऐसे जो लोग हैं उनको दो तरह की बीमारियां लाहक हो जाती हैं। एक है जिस्मानी फरबही और मोटापा। उनकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो सारी ऐसी फैट्स में तब्दील होती है जो उनके जिस्म का हुजम बढ़ाती रहती हैं। बाज़ सूरतों में अगर जिगर में कोई नक्स हो तो वही फैट जो ज़्यादा हो रही है उससे फिर कोलेस्ट्रॉल बनते हैं, और कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल जिगर से उठ जाता है, और वो बजाय कि सिर्फ चर्बी पे बन के नहीं बैठती बल्कि खून की नालियों में वो कोलेस्ट्रॉल बन के जमती हैं। अब कोलेस्ट्रॉल की बहुत सी किस्में हैं, मगर जो लो डेंसिटी लिपिड्स हैं, एलडीएल कहलाते हैं, वो हैं असल खतरनाक। वो जिस्म की जो नालियां नहीं, खून की नालियां, उनके पर्दों से आर पार निकल सकते हैं और वो उसमें जमना शुरू हो जाते हैं और उसकी सारी जिस्म को करख्त कर देते हैं, और फिर अंदर उनके ऊपर खून के प्लेटलेट्स वगैरह जमा हो के वहाँ वो क्लॉट्स बनाने लग जाते हैं, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता नालियों को तंग करता है, जो हार्ट अटैक आपने सुना हुआ है अक्सर। और ये एक नाली का हुआ, दो का या चार का, इनका इस कोलेस्ट्रॉल से ताल्लुक है। तो क्रॉनिक बीमारियां इसी के नतीजे में, वो दिमाग की रगें अगर तंग हो जाएं तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। बस इस बात को आप याद रखें कि बीमारियां मिलती जुलती बीमारियां भी हों, उनकी वजूहात एक नहीं हो सकती। ऐन मुमकिन है कि 10 या 20 वजूहात हों। अब ज़ियाबितिस की बात हुई थी। ज़ियाबितिस में इससे पहले ये ख्याल पाया जाता था कि 1 या 2 या 3 किस्म की ज़ियाबितिस है। अब इन्होंने मालूम किया है कि सैकड़ों किस्म की ज़ियाबितिस है। जो हार्ड रिसर्चेज हुई हैं अमेरिका में खसूसियत से, उनसे पता चला है कि सैकड़ों किस्म की ज़ियाबितिस, इस हिसाब से कि असल फैक्टर क्या है और किस नौइयत का नक्स है जिसकी वजह से जिस्म को वक्त के ऊपर जितनी एनर्जी की ज़रूरत है, जिस्म में मौजूद होने के बावजूद वो एनर्जी में तब्दील नहीं हो रहा। ये बुनियाद है ज़ियाबितिस की। इंसुलिन चूंकि इस काम के लिए मामूर है अल्लाह ताला की तरफ से,
और इंसुलिन लबलबे में पैदा होती है। ये जिगर के साथ एक है जिसको क्या कहते हैं, इसको पैंक्रियाट में नहीं, पैंक्रियास के साथ एक आइलेट होता है। देयर इज स्पेशल नेम ऑफ दैट आइलेट, लैंगरहैंस, दैट्स राइट, दैट्स द वर्ड आई वाज सर्चिंग फॉर। उसको लबलबा कहते हैं असल में। पैंक्रियास तो बड़ी चीज है, उसके साथ एक छोटा सा जजीरा नुमा वो एक लोथरा लटका होता है जिसको लैंगरहैंस आइलेट कहते हैं। वहां पैंक्रियाज वो ये बनाते हैं ज़ियाबितस की दवा इंसुलिन। सिर्फ इंसुलिन ही नहीं बनाते बल्कि इंसुलिन का चेक भी बनाते हैं। और बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है जिसका बयान इसलिए जरूरी है कि अल्लाह ताला की शान और उसकी कुदरत का इजहार है। और ये ख्याल कि ब्लाइंड अंधी एवोल्यूशन ने खुद ब खुद ये चेक्स और काउंटर चेक्स पैदा किए हों, ये बिल्कुल पागलपन है। ये दहरियों की क्रॉनिक डिजीज है कि हर बात जिसमें वो वंडर देखते हैं कहते हैं 10,000 लाख करोड़ 10 अरब साल में हो गई होगी इसलिए वंडर नहीं है। हालांकि ऑर्डर लंबे वक्त के नतीजे में डिसऑर्डर में तब्दील होता है, मजीद ऑर्डर में तब्दील नहीं होता। ऑर्डर कॉन्शियसनेस के नतीजे में पैदा होता है। एक ऐसे सुपर दिमाग की जरूरत है जो देख के ऑर्गेनाइज करे और तमाम वक्त तक उसकी निगाह हो और वो मुअय्यन करे कि इसके बाद क्या चीज आनी है, उसके बाद क्या आनी है, तरतीब से रखे, उसको ऑर्डर कहते हैं। अब आपने ये तो देखा होगा कि आप चीजें सजा दें अपने घरों में और उसके बाद देखभाल छोड़ दें तो कुछ उसके बाद सब बिखर जाए। मगर उस समझ सकता है इंसान कि जरूरी नहीं अमदन किसी ने ऐसा किया हो, वक्त का हाथ दिखाता है ये करता। लेकिन ये नहीं कभी आप देखेंगे कि चीजें सारी बिखरी पड़ी हों और आप 1 करोड़ साल के बाद घर में वापस आए तो सब चीजें एन सलीके से सजी हुई हों, हर जगह अपनी अपनी जगह टिकी हुई हो। और कोई पूछे कि ये कैसे हो गया तो कोई आया होगा, आपके नहीं पागल ना बनो, कोई नहीं आया, ये वक्त की वजह से हो गया। आहिस्ता आहिस्ता हवाएं चली तो वो चीज जो पहले लेटी हुई थी वो खड़ी हो गई, फिर और हवाएं चली तो वहां पहुंच गई, फिर और हवाएं चली तो वो यहां आ गई और बाकी चीजों के साथ ये सब हरकतें हुई तो देखो हर चीज सलीके से आ गई। हम ये नहीं कहते फौरन हुई, इत्तेफाक हो सकता है ना आखिर। और ये इत्तेफाक कहते हैं वो 1 अरब नहीं तो 10 अरब साल कह दो उसमें फैल गए हैं। हालांकि हमारा मुशाहदा रोजमर्रा का ये है कि जहां ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जो बामकसद हो, वो ऑर्गेनाइजेशन इत्तेफाकात से पैदा नहीं हुआ करती। उसके लिए उससे पहले एक सोची समझी स्कीम का होना जरूरी है। बस लुबलुबे पर अगर गौर करें आप तो हैरान हो जाएंगी कि लुबलुबे में जो ज़ियाबितस को रोकने के लिए, जिसको हम ज़ियाबितस कहते हैं दरअसल तो उसका नाम फिलहाल भूल जाएं, खून में जितनी भी एनर्जी पाई जाती है ये शक्कर की शक्ल में है। यानी पहले इंसान इसको शक्कर की शक्ल में तब्दील करता है। अगर आपने शक्कर ना भी खाई हो तो दूसरी ग़िज़ाओं से भी जिस्म अपनी ज़रूरत के लिए शक्कर बनाता है और इसका कारखाना जिगर में है। और जिगर की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री, कि अब तक कम से कम 5,000 दवाएं ऐसी मालूम हो चुकी हैं जो जिगर में बन रही हैं और कोई शोर नहीं, कोई धुआं नहीं। जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी जिस्म में बाज अच्छे अवामिल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनल कंजम्पशन उसकी हो रही है और जो वेस्ट ज़ाहिर बाहर जाता है वो आगे इकोसिस्टम को तक़वियत देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए परफेक्ट इंडस्ट्री। और एक जिगर जो कलेजी आप यूँ निकाल के भून के खा जाती हैं या खा जाते हैं, उसके अंदर ये सारी मशीनरियाँ मौजूद हैं जिससे दवाएं बन रही हैं। अब वो शुगर भी बन रही है और भी बहुत सारी। खैर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इसमें अगर शुगर बन रही हो तो शुगर को खून के लिए ताकत में तब्दील करना, खून के खुलियों में शुगर की एनर्जी का बार बार भेजना ताकि खून का खुलिया जिंदा रहे, बाकी सब बातें छोड़ दें, इसके लिए ऐसा अजीम शान इंतजाम है
कि हर खुलिये के इर्द गिर्द दोहरी झिल्लियां हैं और दोहरी झिल्लियां होना उनका जरूरी था, उसके बगैर बात बन ही नहीं सकती थी। इत्तेफाकन अगर सिर्फ एक झिल्ली पैदा हुई होती तो खून का निजाम चल ही नहीं सकता था। खून के अंदर जो कुछ है, अगर उसके अंदर पानी पहुंच जाए बाहर का जो खून के इर्द गिर्द है तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा सब कुछ। उसको प्रिवेंट करना है, खून के पानी से उसको बचाना है और शुगर अंदर पहुंचानी है। और शुगर अंदर पहुंचाने के लिए ऐसी कोई चीज चाहिए जो उसको एनर्जी में भी तब्दील करे। और अगर वो खुला रास्ता रहे तो फिर दूसरी चीजें भी पहुंच जाएंगी। फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उस एनर्जी का, उसको बाहर निकालना है। ये जो हो रहा है काम, ये दो पर्दों में ऐसा निजाम है कि बाज रास्ते उसके एक वन वे ट्रैफिक इस तरह से जा रही है, एक वन वे ट्रैफिक उधर से बाहर आ रही है। जो वेस्ट ऑफ एनर्जी की वन वे ट्रैफिक बाहर की तरफ है, उससे कोई चीज अंदर दाखिल नहीं हो सकती। जो वन वे ट्रैफिक अंदर की है उसमें इस तरह सिर्फ उस वक्त चलती है जब इंसुलिन का कोई जर्रा शुगर के किसी जर्रे को लेकर उसके अंदर दाखिल होता है और तो वो फौरन अंदर जाके अपनी जरूरत की एनर्जी दे देता है। ये जो सिस्टम है देखने में आमतौर पर झिल्लियों से जो एक मादा दूसरी तरफ मुंतकिल होता है, जिससे ऑस्मोसिस में हमें दिखाई देता है। यानी जड़ें पानी निस्बतन हल्की चीज को बाहर से लेती हैं और अंदर गाढ़े की चीज की तरफ वो मुंतकिल होती रहती है। अगर बाहर ज्यादा गाढ़ा हो जाए तो जड़ें सूख जाएंगी, तभी कलर में दरख्त मर जाते हैं। इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन जो बात मैं बता रहा हूं वो ऑस्मोसिस नहीं है, कुछ और चीज है। कोई अंदाजा कर सकता है कि एक सेकंड में कितनी दफा ये अमल होता होगा कि शुगर को इसका इंसुलिन का कोई जर्रा उठाकर अंदर गया है, तब्दीलियां वाक़या हुई हैं और वेस्ट बाहर आ गया है। एक सेकंड में कितनी दफा होता होगा डॉक्टर साहब, बताइए, कोई अंदाजा है? फिर भी तो हाँ, लेकिन लाखों दफा होता है। एक सेकंड में कई लाख दफा, यानी ऐसी रफ्तार है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस तरह हर खून के जर्रे की अल्लाह ताला हिफाजत कर रहा है। हर खून के जर्रे को जरूरत की एनर्जी दे रहा है और उससे निकल रहा वेस्ट निकल रहा है और ये इंसुलिन काम कर रही है। और जब इंसुलिन कमजोर हो जाए तो डायबिटीज का मरीज कमजोर हो जाता है। अब बाज दफा यानी इंसुलिन ना हो तो शुगर मौजूद है लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो रही, और अगर इंसुलिन ज्यादा हो जाए तो फिर भी यही अमल होगा। इसलिए बाज मरीज बेचारे इसलिए भी मर जाते हैं, उनको ये नहीं पता लगता कि मैंने क्या करना है। बाज दफा इंसुलिन का अमल तेज होने की वजह से एकदम एनर्जी सैप कर जाती है और बाज दफा उसका बरक्स होता है। इसलिए बाज जो मरीज हैं डायबिटीज के, उनको जब कमजोरी हो तो कहते हैं आप शुगर खा लें, लेकिन अगर किसी वजह से इंसुलिन ज्यादा दे दी गई हो तो वो शुगर जिस्म की वैसे खाई जाती है पहले ही, उससे ये पैदा हो जाती है। बाज़ दफा इसका बरक्स भी होता है कि इंसुलिन नहीं है और शुगर ज्यादा मौजूद है, फिर भी कमजोरी है, इसलिए कि इंसुलिन नहीं थी और शुगर ताकत में तब्दील नहीं हो सकी। अब ये एक वजह है जिसकी वजह से ये डायबिटीज पैदा होती है। लेकिन जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम्स हैं वो बाज़ दफा बगैर वजह के इंसुलिन के असर से खौफ खाते हैं और इंसुलिन के खिलाफ रिएक्शन दिखा रहे हैं। शुगर भी है खून में, इंसुलिन भी है, लेकिन वो जो सेल्स जिनके अंदर जानी चाहिए वो इनकार कर रहे हैं। उसकी क्या वजूहात है? और बहुत सी वजूहात हैं। ये दो वजूहात मैंने आपको बताई हैं, लेकिन ऐसी ही मैंने जैसे कि बताया है सैकड़ों वजूहात हैं जिनकी वजह से डायबिटीज एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स
बहुत ही उलझा हुआ मजमून बन गई है। वो बात नहीं रही कि इंसुलिन दो और बात खत्म हो गई। ये क्रॉनिक डिजीज है, लंबे अरसे में आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती और बढ़ती और आहिस्ता आहिस्ता ऐसी बद बीमारियां पैदा कर जाती है जो जिस्म के साथ हमेशा का एक जुज़ बन जाती हैं। इसलिए इसका बहुत अच्छा इलाज जरूरी है। इस ज़िमन में मुझे कुछ अर्सा होता है, होम्योपैथिक दवाएं जब आएंगी मैं तो बताऊंगा डायबिटीज के उससे भी कई जगह बहुत फ़ायदा पहुंचता है अल्लाह के फजल से, और बाज़ दफ़ा फिर काम नहीं भी असर नहीं भी दिखाती। मगर इंग्लिस्तान में मुझे याद है जो ज़फ़रुल्लाह खान साहब जब बीमार थे, उनको कोई 25-30 साल से इंसुलिन लग रही थी, क्योंकि जब इंसुलिन बननी बंद हो जाए तो बाद दूसरी दवाएं जो आजकल ईजाद हुई वो भी असर नहीं दिखाती। उस वक्त फिर डॉक्टर इंसुलिन पे डाल देते हैं। जो ज़फ़रुल्लाह खान साहब ज़ीर ताला अन्हु बाकायदा दिन में 2-3 टीके लगाया करते थे, ये बाद में शायद एक पे भी आ गए थे, मगर लगाते ज़रूर थे। उनको जब एक दफ़ा पता चला कि मैं होम्योपैथी में कुछ दस्तरस रखता हूँ, तो उन्होंने मुझे भी पैगाम भेजा कि मुझे बताएं तो होम्योपैथी में इसका भी इलाज है। मैंने जो उनको नुस्खा दिया था वो बंगाल के हमारे एक अहमदी डॉक्टर थे, वो वफात पा चुके हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे तजुर्बे में आया है, इसको आप इस्तेमाल करके देखें। वो था कैलकेरिया फॉस, काली फॉस और नेट्रम फॉस, और उसके अलावा नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ अलग देते थे और ये तीनों इकट्ठी देते थे। तो मैंने चॉइस साहब को यही नुस्खा लिख के भिजवा दिया कि आप ये इस्तेमाल करें। वो चूँकि बहुत बाकायदा थे अपने और रसूलों में भी बड़े बाकायदा थे, खाने के भी परहेज थे, चंद महीने के अंदर अंदर बिल्कुल शुगर उनकी ख़त्म हो गई, यानी डायबिटीज की बीमारी ख़त्म हुई दिखाई देती थी। कोई अजीब बात यह है कि उन्होंने इंसुलिन उसी वक्त बंद कर दी थी, वरना मैं उनको एहतियातन कहता कि अभी ना करें, लेकिन उनका वो असूली आदमी थे जिस पर एतबार हो फिर पूरा एतबार करते थे। उन्होंने कहा मैं कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करूँगा, यही रखूँगा। यहाँ तक कि यहाँ जो इंस्टीट्यूट है रिसर्च का, जूसे क्या नाम है उसका, जूसे कहलाता है, वो प्रोफेसर जिसने इंसुलिन ईजाद की थी उसी के नाम पर यहाँ एक इंस्टीट्यूट है डायबिटीज के मरीजों का। उनके इल्म में ये बात आई कि वो चॉइस साहब को उस इंस्टीट्यूट के बाद माहिरीन भी देखा करते थे कि इस तरह चॉइस साहब कहते हैं कि मैं होम्योपैथिक दवाई से ठीक हो गया हूँ। उन्होंने कहा हमें यकीन नहीं आता, इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि आप 3 दिन के लिए हमारे इंस्टीट्यूट में दाखिल हो जाएं, डाइट हम आपको करवाएंगे और इंसुलिन ही देंगे, आप अपनी मर्जी से दवाइयाँ इस्तेमाल करें, फिर हम चेक करेंगे। चॉइस साहब ने फिर मुझे लिखा कि मैं 3 दिन रहा हूँ, उसके बाद क्लीन बिल की रिपोर्ट थी, कोई ट्रेस इंसुलिन का नहीं है ना, इसका डायबिटीज का नहीं रहा। क्या 6x में? हाँ, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, अभी बात खत्म नहीं की अभी, कि हर जगह काम नहीं करती। यही दवा बाद दूसरों को मैंने देखा है बिल्कुल काम नहीं करती। उसकी वजह वही है जो मैं आपसे इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ जिस पर,